very good morning, good afternoon, as per the schedule जब आप ये क्लास अटेंड करोगे। चलो आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 4 की, जो आपकी इंटर की लॉ की 2020 की अमेंडमेंट्स अनाउंस की गई है ICAI द्वारा। तो वी विल बी डिस्कसिंग कि चैप्टर 4 में क्या क्या अमेंडमेंट आई है। उन्होंने जो वहां पे आपको एक मैनुअल दिया है जिसमें उन्होंने चैप्टर 4 दिखाया, काफी बच्चों का मुझे मैसेज आया, काफी बच्चों की कॉल आई, बच्चे इतना ज्यादा थ्योरेटिकल वर्क को देख के घबरा गए कि चैप्टर 4 में इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स कैसे हैं। ठीक, अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, 2 अमेंडमेंट्स हैं, बट उसको मैंने क्या किया है, जो भी थ्योरेटिकली वहां पे दिया है उसको तोड़ तोड़ के मैंने डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको उसको मैं करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स यानी कि चैप्टर 4 आपका। और इस चैप्टर 4 के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे दैट शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स में क्या अमेंडमेंट आई है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, राइट। सी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के चैप्टर में इट इज द नोटिफिकेशन डेटेड 16th of August 2019। उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शेयर कैपिटल के रूल्स थे 2014 उनको चेंज कर दिया है, अमेंड कर दिया है। किसके साथ अमेंड किया है? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स अमेंडमेंट रूल 2019 के साथ। ठीक है जी। बेसिकली सबसे पहला जो चेंज आया है वो आया है सेक्शन नंबर 43 में, डिफरेंशियल शेयर्स। आपको याद होना चाहिए इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड प्लेन वनीला शेयर्स, एंड दूसरी तरफ होते हैं डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, राइट। इक्विटी शेयर का फैक्ट है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक शेयर के प्रति एक वोट अवेलेबल होता है। ठीक है, जो इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होता है या डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो डिविडेंड होता है वो नॉर्मल इक्विटी शेयर से या ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, या इनके पास जो वोटिंग राइट होते हैं वो नॉर्मल इक्विटी शेयर से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, राइट। तो क्योंकि मैंने आपको जब गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल करवाया था डिफरेंशियल शेयर्स का पॉइंट लेके, मैंने वहां पे डिफरेंशियल शेयर्स का 10 शेयर के प्रति एक वोट बोला था, तो मैं वही सेम लॉजिक यहाँ पे दोबारा उठा रही हूँ। तो 10 शेयर के प्रति एक वोट है, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने तुम्हें ये बताया नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के पास एक शेयर के प्रति एक वोट होता है, ये फैक्ट है, और डिफरेंशियल शेयर्स में वोटिंग राइट डिफरेंट होता है। मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया है कि मान लो 10 शेयर्स के प्रति एक वोट है। ठीक है, अब वो तुमसे पूछते हैं, उन्होंने तुम्हें बताया हुआ है कि जब आप डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हो, कोई भी कंपनी डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है तो उनको सेक्शन 43 के हिसाब से सर्टेन कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, राइट। ये पहले मैं आपसे बात करूंगी कंपनीज एक्ट की, फिर मैं आपसे बात करूंगी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। आपकी साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या बदला। ठीक है, अब आप याद करो जब आपने मेरे साथ सेक्शन 43 किया था, हमने बोला था कि जब कंपनी डिफरेंशियल इक्विटी शेयर इशू करती है तो सेक्शन 23 कहता है सबसे पहले वो एओए ऑथराइज्ड होना चाहिए, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि आपको डिफरेंशियल शेयर्स इशू करने अलाउड है, राइट। इफ यू सी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में ये कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में दिस कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम और इसमें दूर दूर तक कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है जब आपने इक्विटी शेयर इशू करने, डिफरेंशियल शेयर्स इशू करने हैं तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स में। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में दिस इज आल्सो सेम, ये रूल नहीं बदला, ये कंडीशन नहीं बदली। ठीक है, कहां पे चेंज आया है? चेंज यहां पे है। सो थर्ड पॉइंट में देयर इज अमेंडमेंट,
थर्ड पॉइंट आपने कंपनीज एक्ट 213 में क्या किया था कि वोटिंग पावर डिफरेंशियल शेयर होल्डर्स को क्या मिलती है, वो कहते हैं वोटिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स 25% ऑफ टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इफ यू रिमेंबर मैंने क्लास में इसका एग्जांपल भी करवाया था। पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ये ओल्ड था, तो अब मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगी कि ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन अमेंडेड। उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने इस 25% को चेंज कर दिया है 74% के साथ। मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, इट नॉट एक्सीड 74%। और ये जो पॉइंट है टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी को चेंज कर दिया है उन्होंने टोटल वोटिंग पावर के साथ। तो नाउ शेयर्स पोस्ट इशू पेड को नहीं देखना, अब आपने क्या कंसीडर करना है, टोटल वोटिंग पावर को। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। मैं कैसे लिखूंगी इसको, सी क्या अमेंडमेंट आई है, वी विल से, अगर मैंने इसको लिखना है मैं आपको पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे क्या अमेंडमेंट आई है। सी voting power in respect of shares with differential voting right shall not exceed voting power in respect of shares with differential voting rights shall not exceed 74% of total voting power including voting power in respect of equity share with differential rights issued at any point of time. वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, जो वोटिंग पावर मिलेगी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के प्रति, इट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग टोटल वोटिंग पावर दैट इज इक्विटी और डिफरेंशियल्स की बना के। दिस इज द मेन अमेंडमेंट जो कि आई है। मैं आपको क्लियर करती हूँ इसको, मैंने दिखाती हूँ आपको, मैंने इसका एग्जांपल दिया है, फिर हम वापस पुराने पॉइंट में आएंगे। सी सपोज करो आपकी कंपनी में ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स है 10,000, एक इक्विटी शेयर के प्रति एक वोट मिलता है, तो नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए 10,000, क्योंकि एक शेयर के प्रति एक वोट, राइट। सेम एग्जांपल जो मैंने गवर्नमेंट कंपनी में दिया था मैं यहाँ पे उठा रही हूँ। मान लो 10 शेयर के प्रति एक वोट है, तो 10 शेयर्स के प्रति एक वोट है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो बताओ कंपनी कितने डिफरेंशियल शेयर्स इश्यू कर सकती है। सपोज करो नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन नहीं थे तो हमने एक्स ले लिए। अगर 10 शेयर के प्रति एक वोट है तो एक्स शेयर के प्रति कितना वोट होगा, 10 शेयर के प्रति एक वोट है तो एक्स शेयर के प्रति कितना वोट होगा, ठीक है। इसको निकाला तो आ गया हमारे पास 0.1 एक्स वोट्स। दीज आर, अंडरस्टैंड, दीज आर वोट्स ऑफ इक्विटी। ये हमारे पास वोट्स आए हैं डीवीआर पे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स। उन्होंने पीछे क्या बोला है, सी द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहती है वोटिंग पावर ऑन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स विच इज इक्वल टू दिस, voting power on differential voting rights which is equal to this, it turns out to be 0.1x
0.1x shall not exceed, shall not exceed को कैसे लिखोगे? ऐसे, shall not exceed ऐसे, कितना? 74% किसका? टोटल वोटिंग पावर का। टोटल वोटिंग पावर का मतलब यहाँ पे क्या है? टोटल वोटिंग पावर का मतलब है कि आपने इसको और इसको जब यहाँ पे इकट्ठा प्लस किया तो ये टोटल वोटिंग पावर हो गई। तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 74% ऑफ 10,000 प्लस 0.1x। 0.1x ये वोटिंग पावर की इक्वेशन हो गई। तो आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि एज एन एग्जांपल, मैं तो एग्जांपल करवा रही हूँ ना, 10,000 शेयर्स है और डिफरेंशियल वोटिंग पावर वालों के पास 10 शेयर के प्रति 1 वोट है। बताओ इस कंपनी को कितने डिफरेंशियल शेयर्स इश्यू करने अलाउड है? राइट? अगर आपने कभी भी कैलकुलेट करना है कि इस कंपनी को कितने शेयर्स इश्यू करने अलाउड है, आपने हमेशा जो अभी करंट अमेंडमेंट 2019 में या उसको लिखोगे, उसकी इक्वेशन कुछ और बनेगी। Why? Because ये तो मैं अपना एग्जांपल लेके चल रही हूँ ना। आपने देखना है कि आपको गिवन एग्जांपल के हिसाब से टोटल वोटिंग डीवीआर पे कितनी आती है, लेस देन इक्वल टू 74%, इक्विटी की वोटिंग प्लस डिफरेंशियल की वोटिंग, टोटल वोटिंग पावर वहां थ्योरेटिकली गिवन है। राइट? अब हमने ऊपर लिया था x क्या है? x हमने क्या लिया था? डिफरेंशियल वोटिंग शेयर्स। राइट? यहां पे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, पहले मैं सबको डेसिमल्स में कर देती हूँ। 1x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.74, 10,000 प्लस 0.1x, कुछ ऐसा आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करो ये आएगा 0.1x लेस देन इक्वल टू 0.74 को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 7400 प्लस 0.074x। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आई होप सबको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, बट इस वक्त पेपर का जोर सर पे है तो बहुत अच्छे बच्चों के दिमाग हिल जाते हैं और उनके मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कि मैम नहीं हो पा रहा। तो उन सब बच्चों को एक बार दोबारा याद दिला दूं कि उसी मोटो को दिमाग में रखते हुए कि इस वक्त दिमाग बर्डन है तो मैं ये इक्वेशन भी सॉल्व करवा रही हूँ। अदरवाइज मुझे पता है कि आप सब लोगों को एक्स कैलकुलेट करना यहाँ पे आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। राइट? अब मैं x को अलग कर दूं, 0.1x माइनस 0.074x लेस देन इक्वल टू 7400, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.026x लेस देन इक्वल टू 7400। x को अकेला कर दिया जी, 7400 डिवाइडेड बाय 0.026, अगर आप इसको कैलकुलेट करो ये आएगा 284615। इसका मतलब है जो कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है, अगर वो अपने शेयर्स के ऊपर 10 शेयर के प्रति 1 वोट दे रही है तो उन्होंने कितने डिफरेंशियल शेयर्स इश्यू किए होंगे? आंसर इज उन्होंने या तो 284615 के इक्विवेलेंट या उससे लेस देन डिफरेंशियल शेयर्स इश्यू किए होंगे। ठीक है? आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद वापस चलते हैं ऊपर, देन डिवीजन भी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनको डिफरेंशियल शेयर्स में इश्यू करने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए वाया पोस्टल बैलेट। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये भी सेम है। ठीक है? नेक्स्ट, आपको कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता था कंपनीज एक्ट 213 में पिछले 3 सालों का। एक कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट तभी इशू कर सकती थी जब उनके पास पिछले 3 सालों का कंसेक्यूटिव रिकॉर्ड होता था प्रॉफिट्स का। यू गेटिंग इट? अंडरस्टैंड दिस थिंग। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको ओमिट कर दिया गया है, दिस इज ओमिटेड। तो ये सेम नहीं है, रादर ये अब है ही नहीं। तो अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करने के लिए जो एक कंडीशन थी कि 25% तक की वोटिंग एक्सीड
वो 74 कर दी गई, और जो ये 3 साल का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता था, इसको कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ओमिट कर दिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे। अगली कंडीशन क्या होती थी कि जिस भी कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर इशू करने हैं, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में या एनुअल रिटर्न फाइल करने में, एफएस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एआर इज एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई भी गड़बड़ ना की हो। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि आप रेगुलर फाइलिंग करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी, और रेगुलर फाइलिंग करते हो आप एनुअल रिटर्न्स की भी। ये भी कोई चेंज नहीं है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, दिस इज आल्सो सेम। ठीक है, देन आपने पढ़ा था जब आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर इशू करते हो, ये देख लेना कंपनी ने डिविडेंड पे करने में, डिपॉजिट्स मैच्योरिटी की पे करने में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इनका कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। ये चीज यहां पे भी सेम है। अगर आपने ऊपर लिखी लिस्ट में से कोई भी डिफॉल्ट किया है, तो आपकी रिस्पेक्टिव कंपनी के ऊपर 5 साल का बैन लग जाता है कि 5 साल के लिए आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू नहीं कर सकते। और वो जो 5 साल कैलकुलेट किए जाएंगे वो कब किए जाएंगे? पहले तो गलती को सुधारो, सच डिफॉल्ट वाज मेड गुड। पहले जो डिपॉजिट होल्डर के पैसे नहीं दिए एज एन एग्जांपल वो दो, जिस डेट को दोगे उसके 5 साल तक अभी भी बैन है कि तुम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू नहीं कर सकते, उसके बाद कर पाओगे। दिस पॉइंट इज आल्सो सेम इन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। फिर मैंने आपको करवाया था, एक होता है 5 इयर्स का बैन, एक होता है लाइफ टाइम बैन। लाइफ टाइम बैन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कब होता है? वो कहते हैं आपको पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल के द्वारा पिछले 3 सालों में, और तुम्हारे नाम पे कोई ऑफेंस दर्ज नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा? आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्रा एक्ट, फेमा और एनी अदर स्पेशल एक्ट। लेट मी क्लैरिफाई यू दिस, यहां से अगर वो पॉइंट उठा देते हैं, एनी अदर स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी टैकल कर रही होती है। ठीक है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी देखता है, बैंकिंग को आरबीआई देखता है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीएआई देखता है, राइट? क्या अगर आपको वो क्वेश्चन डाल रहे ट्रू एंड फॉल्स में कि एक कंपनी ने पिछले 2 साल इनकम टैक्स में डिफॉल्ट किया है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिफॉल्ट किया है, कुछ और रीजन हो, तो क्या हम इस स्पेशल एक्ट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट को ले सकते हैं? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अ स्पेशल एक्ट, इट इज अ कॉमन एक्ट व्हिच इज एप्लीकेबल टू एवरी कॉमन पब्लिक एंड द मेन गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो वहां पे अगर वो कंफ्यूज कर दें तो हमेशा याद रखना स्पेशल एक्ट वर्ड यहाँ पे गिवन है। स्पेशल एक्ट का मतलब है ऊपर लिखे एक्ट्स में से तुम में पेनलाइज नहीं होने चाहिए हो, प्लस इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक एक्ट है, जैसे कि और कौन सा है, आईसीआई, आईसीआई भी तो स्पेसिफिक एक्ट में आता है। तो ऐसा आपने कुछ ना किया हो उन स्पेसिफिक एक्ट्स में, एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन एक्ट्स, राइट? आगे उसके बाद मैंने आपको ये इक्वेशन के साथ सॉल्व करवाया है कि वो जो 74% का लॉजिक डाला है उन्होंने, अगर आपको पेपर में कोई भी 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, या एमसीक्यू भी आ सकता है, आपने ये वाली इक्वेशन की यूजेज करके उस आंसर को निकालना है। नीचे जो मैंने सॉल्व किया है बेटा, वो आपका आंसर नहीं आएगा, बिकॉज मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था कि 10 शेयर्स के प्रति 1 वोट होगा। एग्जामिनर उल्टा भी कर सकता है, 1 शेयर के प्रति 10 वोट है, यू नेवर नो कि वो किस सेंस में तुमसे पूछते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड देन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, राइट? आगे, so this was the amendment for share capital in chapter number 4. One amendment done, one to go, right?
सेकंड अमेंडमेंट उन्होंने डाली है डिबेंचर्स, राइट, डिबेंचर्स में। अब डिबेंचर्स के केस में बच्चे, डिबेंचर्स सेक्शन 71 लगता है डिबेंचर्स इशू की कंडीशंस के ऊपर, और डिबेंचर्स के लिए जो रूल एप्लीकेबल है दैट इज रूल 80 of the company share and debentures amendment rule 2019, right? अब थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ, डिबेंचर सेक्शन 2 क्लॉज 30 में आता है, राइट? डिबेंचर में क्या क्या आता है? डिबेंचर में आता है जी डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर में आता है डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर में आता है बॉन्ड्स, और डिबेंचर में आती है एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी। ये फर्स्ट पार्ट है, तीन चीजें, इंक्लूड्स वर्ड है, इंक्लूड्स, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, डिबेंचर, बॉन्ड्स, स्टॉक या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर स्टॉक तो सबको पता है, ठीक है ना, लमसम में जब हम डिबेंचर की वैल्यू शो करते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? सी बेसिकली अगर बैंकिंग कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, बैंकिंग कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड्स। वी प्रॉमिस टू पे, याद है बॉन्ड्स को हम प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में आप क्या बोलते हो? वी प्रॉमिस टू पे यू, किसको? यू प्रॉमिस टू पे whom, जिससे आपने डिबेंचर लिया, तो मैच्योरिटी पे उस डिबेंचर होल्डर को आपको वापस रीपे करना है। तो बॉन्ड्स क्या है? एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन किसके लिए है? आंसर इज बैंकिंग कंपनी। तो जब नॉर्मल कंपनीज डिबेंचर इशू करती हैं तो वो डिबेंचर वर्ड यूज करती हैं, जब बैंकिंग कंपनीज डिबेंचर इशू करती हैं तो मोस्टली जो प्रॉमिसरी नोट यूज होता है उसके लिए जिस शब्द की वो वर्तो करते हैं दैट इज बॉन्ड, ठीक है। बाकी आगे एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, राइट। अब डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक डेट एविडेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर एक डेट एविडेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट। वेदर कंसिस्टिंग अ चार्ज, whether consisting a charge on assets of the company or not. Consisting a charge, see, consisting a charge means तुम्हारा डिबेंचर सिक्योर्ड है, और नॉट का मतलब तुम्हारा डिबेंचर अनसिक्योर्ड है। तो यहां पे उन्होंने डेफिनेशन भी दे दिया है कि ये एक डेट एविडेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होती है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि तुम डिबेंचर सिक्योर्ड इशू करते हो कि तुम डिबेंचर अनसिक्योर्ड इशू करते हो, राइट। आगे नेक्स्ट आ गया प्रोविजो। व्हाट एग्जैक्टली प्रोविजो इज? प्रोविजो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रोविजो? प्रोविजो का मतलब होता है, याद करो हमने इंटरप्रिटेशन किया है, प्रोविजो का मतलब क्या होता है? प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शनल क्लॉज, एक्सेप्शनल क्लॉज। क्या क्लॉज गिवन है इसमें? वो बोलते हैं जो इंस्ट्रूमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के चैप्टर 3D में गिवन है या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ प्रिस्क्राइब करके बोला है, आरबीआई ने को प्रिस्क्राइब करके बोला है, जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली ये जो ऊपर लिखा है आपने कि आरबीआई एक्ट के अंदर जो चैप्टर 3D में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आरबीआई एक्ट के अंदर जो चैप्टर 3D में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसके केस में उन्होंने बोला है कि ये सब चीजें डिबेंचर जैसी लगती हैं बट इनको डिबेंचर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। किन किन चीजों को डिबेंचर? व्हाट इज प्रोविजो? प्रोविजो इज एक्सेप्शनल क्लॉज, एक्सेप्शनल क्लॉज। एक्सेप्शनल क्लॉज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम चीजें लिख रही हैं दे विल बी नॉट कंसिडर्ड एज डिबेंचर्स। क्या क्या डिबेंचर्स की लिस्ट में कंसिडर नहीं होगा? कमर्शियल पेपर, आई होप आप सबको पता है, बीसीके में किया है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का मतलब होता है, बॉन्ड्स मतलब बैंक जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, बैंक जब डिबेंचर इशू करते हैं डॉलर्स में तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स होते हैं।
बैंक जब डिबेंचर इशू करते हैं हमारी करेंसी में, रुपी में, तो वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। वो कहते हैं बैंक जब भी डिबेंचर इशू करेगा तो अगर वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हैं या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं तो वो डिबेंचर की लिस्ट में कैलकुलेट नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी और इंस्ट्रूमेंट को डिक्लेयर कर देती है आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ कि उसको डिबेंचर में कवर नहीं करना, तो उसको भी डिबेंचर में कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कोई अमेंडमेंट नहीं आई है, ये अमेंडमेंट है और थोड़ी देर पहले हुई थी तो हमने ये क्लास में डेफिनेशन की है, लेकिन क्योंकि ये अमेंडमेंट बड़ी है, डिबेंचर एक बारी मैं रिकॉल करवाऊंगी तभी तुम्हें इसकी वाली अमेंडमेंट समझ आएगी, इसीलिए मैं डायरेक्टली अमेंडमेंट में नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा लॉजिक को रिकॉल करवा रही हूँ। लॉजिक रिकॉल करोगे, कॉन्सेप्ट रिकॉल करोगे तभी अमेंडमेंट समझ आएगी। ठीक है, तो रूल 18 हमको बताते हैं कि डिबेंचर्स इशू करने के लिए क्या, रूल 18 हमको बताते हैं कि डिबेंचर्स इशू करने के लिए हमारे पास क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, राइट? अंडरस्टैंड, सी ये सब आपको मैं रिवाइज करवा रही हूं ताकि मैं एक्चुअल में अमेंडमेंट समझा पाऊं। यहां पे वो बोलते हैं डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नॉर्मली क्या होता है 10 साल विद इन, डिबेंचर्स की रिडेम्पशन विद इन द डेट ऑफ इशू के 10 साल के अंदर हो जाना चाहिए। इट शैल नॉट एक्सीड 10 इयर्स। लेकिन अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं और जिस कंपनी ने इशू किए हैं वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या कंपनी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, आरबीआई ने, नॉन हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक या किसी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है और अलाउ किया है कि हाँ आप अपने डिबेंचर्स को 10 साल के बाद भी रिडीम कर सकते हो, तो उन कंपनी के लिए 10 साल के बाद भी डिबेंचर्स रिडीम हो सकते हैं, बट उनके लिए जो मैक्सिमम टाइम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है दैट इज 30 इयर्स, राइट? आगे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिबेंचर्स में है वो है डिबेंचर ट्रस्टी का, और मोस्टली पेपर में अगर डिबेंचर्स में से क्वेश्चन आता है तो डिबेंचर ट्रस्टी के टॉपिक में से ही आता है, क्योंकि आपका एमसीक्यू भी है और मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवा रही हूँ, तो मैंने सारे थ्योरेटिकल नोट्स आपको ऑलरेडी अपनी मेन क्लास में दिए हुए हैं। मैंने एक एक चीज की थ्योरी लिखवाई है, एक एक चीज के टेबल्स बनवाए हैं, एक एक चीज के चार्ट्स बनवाए हैं। जो बच्चे जिनके पास नोट्स हैं वो उनको खोलो, जिनके पास नहीं है वो यहां से शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, राइट? सी सबसे पहले डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? डिबेंचर ट्रस्टी कोई भी नेचुरल पर्सन होता है, डिबेंचर ट्रस्टी कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है जी, डिबेंचर ट्रस्टी को कौन अपॉइंट करता है? कंपनी अपॉइंट करता है। क्यों कर रहे हो इनको अपॉइंट? अगर आपने किसी आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनी को एज ए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया, क्यों किया? रोल क्या है उनका? ताकि आप डिबेंचर होल्डर्स, डीएचएस डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सको। डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सको का क्या मतलब है? सी जब डिबेंचर होल्डर्स आएंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा ना कि डिबेंचर होल्डर्स की ग्रीवेंसेस को कौन हैंडल करेगा? कंप्लेंट्स। डिबेंचर होल्डर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन चेक करेगा? डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म कौन करेगा कि आपके साथ कंपनी गलत कर रही है या आपके द्वारा सिक्योर्ड एसेट को कंपनी यूज करने वाली है? कौन वॉच रखेगा कंपनी के एसेट्स के ऊपर कि कहीं डिबेंचर होल्डर्स के साथ धोखा तो नहीं कर जाएंगे, राइट? कौन ये देखेगा कि कंपनी ने टाइमली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की है कि नहीं? कौन देखेगा कि कंपनी ने टाइमली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया है कि नहीं? तो ये सब चीजें कौन करता है? मैंने 9th पॉइंट में लिखा है, ये सब चीजें ड्यूटी होती है कि डिबेंचर ट्रस्टी करेगा जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है डिबेंचर होल्डर्स के लिए। ठीक है जी, आगे अब जो ये डिबेंचर ट्रस्टी है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है और कौन कौन नहीं। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी लिखी हुई है, जो लोग डिबेंचर ट्रस्टीज नहीं बन सकते, राइट? शॉर्ट में लिखा हुआ है
बेनिफिशियल शेयर होल्डर, यानी कि डीमैट अकाउंट में ऑब्वियसली आप बेनिफिशियल शेयर होल्डर होते हो। कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल और एम्प्लॉय ऑफ कैश। अब ये कैश क्या है, जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ा था ऑडिट के लास्ट चैप्टर ऑफ लॉ में। सी से कंपनी, ए से एसोसिएट कंपनी, एस से सब्सिडरी कंपनी, एच से होल्डिंग कंपनी, राइट। तो जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अमेंडमेंट क्लास लगा रहे हैं, यहाँ पे कैश का मतलब नोट नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि कैश का क्या मतलब है, राइट। आगे देन दे से क्रेडिटर्स, लेंडर्स। भाई खुद सोचो ना, डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी बन रहे हो, डिबेंचर होल्डर का पैसा लेना है, खुद भी क्रेडिटर का भी कंपनी ने पैसा देना होता है। अगर उसी क्रेडिटर को डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी बना दोगे, वो तो पहले अपने पैसे निकलवाने की सोचेगा, तो क्रेडिटर और लेंडर्स को कभी भी डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी नहीं बनाया जाता, राइट। फिर कोई डेटर है जिसने पैसा देना है, किसका, कैश, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। देन अगर आपने कहीं और किसी डिबेंचर होल्डर की गारंटी दी हुई है तो आप उस डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आपका पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप एक मॉनेटरी रिलेशनशिप होता है। अगर एज अ पर्सन, वेदर बीइंग नेचुरल और वेदर बीइंग आर्टिफिशियल, अगर आपका उस कंपनी में मॉनेटरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कितना, उस कंपनी की टोटल इनकम का 2% या 50 लाख लोअर ऑफ द टू, तो माना जाएगा कि एज अ पर्सन आपका उस कंपनी के साथ पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, मॉनेटरी रिलेशनशिप है, आपको भी डिबेंचर ट्रस्टी बनना अलाउड नहीं है। प्लस जो रिलेटिव्स होते हैं, किसके रिलेटिव, सबके, जी नहीं, रिलेटिव्स वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, रिलेटिव्स वर्ड इन लोगों के लिए यूज किया गया है, यानी कि प्रमोटर का रिलेटिव, डायरेक्टर का रिलेटिव, की मैनेजरियल पर्सनल का रिलेटिव या एम्प्लॉय का रिलेटिव, ये लोग भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। नहीं तो ये तो हमेशा अपने बंदे को ही पहले बचाएंगे, अपने बंदे को ही पहले पे करवाएंगे, राइट। आगे तो पहला हमने कर लिया, who can be a natural person or artificial person can be a debenture trustee, who will appoint it, company will appoint it, eligibility criteria के मैंने लिस्ट करा दी कि ये लोग disqualified है from becoming debenture trustees। रोल क्या है जी, डिबेंचर होल्डर्स के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। देन 6 पॉइंट पहले बोल रही हूँ, डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट होता है, आंसर इज अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करने लगे हो, वेदर पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे, अगर आप नॉर्मली प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो फॉर पब्लिक इशू, तो अगर आपके मेंबर्स 500 से प्लस हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करो। मतलब डिबेंचर ट्रस्टी पहले आते हैं, डिबेंचर होल्डर्स बाद में आते हैं, राइट। आगे देन लायबिलिटी इफ गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर जो डिबेंचर ट्रस्टी आपने उसको अपॉइंट किया और वही धोखेधड़ी कर गया डिबेंचर होल्डर्स के साथ, तो आप क्या करोगे। जैसे नॉर्मली कोई भी प्रोविजन डिबेंचर ट्रस्टी को बचा नहीं पाएगी, और अगर आप कोई ऐसा दस्तावेज, कागजात बनाते हो जिसमें आप ये लिख रहे हो कि डिबेंचर ट्रस्टी को घपला करने पे भी एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट को नल एंड वॉइड माना जाएगा। लेकिन अगर किसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी बनाए, डिबेंचर होल्डर्स के लिए, घपला किसके साथ बचा, डिबेंचर होल्डर्स के लिए, अगर उनको ही कोई आपत्ति नहीं है तो हमें क्या पड़ी है डिबेंचर ट्रस्टी को निकालने की। जैसे अगर 3/4 वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ने एग्री कर लिया है कि इसको एग्जम्प्ट कर दो, चाहे इससे गलती हुई है बट इसको एग्जम्प्ट कर दो, तो फिर उस रिस्पेक्टिव डिबेंचर ट्रस्टी को एग्जम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ये सब रिवीजन चल रही है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, अब डिबेंचर ट्रस्टी लाओगे, कैसे लाओगे, बोलोगे आजा भाई आजा डिबेंचर ट्रस्टी बन जा, जी नहीं। जब आप किसी को एक रिस्पेक्टिव औहदा देते हो, पोस्ट देते हो, तो आप उसको उसके साथ एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ता है। डिबेंचर ट्रस्टी को लाया कौन, कंपनी लाई, तो ऑब्वियस है ना कि डिबेंचर ट्रस्टी को लाने के लिए जो एग्रीमेंट होएगा वो किसके बीच में होएगा, डिबेंचर ट्रस्टी को लाने के लिए जो एग्रीमेंट होएगा वो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी में होगा। तो वो जो एग्रीमेंट होता है
कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड के लिए जो आप एग्रीमेंट बनाओगे, आपको मतलब कंपनी को जो फॉर्म फिल करना पड़ता है उसके लिए, दैट इज SH12, राइट। अब ये जो डिबेंचर ट्रस्टी जिसको कंपनी लाई है उसको निकालेगा कौन? आंसर इज कंपनी तो चलो निकाल ही सकती है। क्या टाइम से पहले डिबेंचर होल्डर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अगर डिबेंचर होल्डर्स के लिए ही आप उनको लाए थे, डिबेंचर होल्डर्स या डिबेंचर ट्रस्टी से सैटिस्फाइड नहीं है, तो अगर मोर देन 3/4 डिबेंचर होल्डर्स अप्रूव कर दें कि टाइम से पहले, टेन्योर से पहले इन डिबेंचर ट्रस्टीज को हटाना चाहिए, तो उनको हटाया जाए। ठीक है। अब मान लो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी के लिए काम कर रहा है, मुनाफा वो डिबेंचर होल्डर्स का देख रहे हैं। डिबेंचर होल्डर्स का सिचुएशन देखते हुए क्रॉस चेक किया और उस डिबेंचर ट्रस्टी को ये पता लगा कि जो कंपनी की एसेट्स है वो इनसफिशिएंट है किसी भी डिबेंचर होल्डर के अमाउंट को डिस्चार्ज करने के लिए, जो कि आने वाले टाइम में मैच्योर होने वाली है। ठीक है, मतलब कंपनी घपला खेल गई। डिबेंचर ट्रस्टी कंसल्ट करेगा NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब अगर NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया तो NCLT तो आपके ऊपर ऑर्डर डाल देगी कि भाई जल्दी से जल्दी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाए। हमें नहीं पता कहां से एसेट्स लाओगे, बट रिडीम करो। अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन की रिडेम्पशन करने में, तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल से कम, फाइन हो सकता है 2 लाख से 5 लाख के बीच में, या दोनों। नाउ अंडरस्टैंड, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया 2020। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने इस पूरे पेनल्टी अमाउंट को, पनिशमेंट अमाउंट को डाल दिया। तो अब अगर डिबेंचर होल्डर्स के ट्रस्टीज यानी कि डिबेंचर ट्रस्टीज ने NCLT को अप्लाई किया है, NCLT ने ऑर्डर पास किया है, तो कंपनी को रिडेम्पशन करनी पड़ेगी। बट फॉर टाइम बीइंग ये पेनल्टी और ये इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया गया है और इसकी जगह कोई नई पेनल्टी या नई इम्प्रिजनमेंट को अभी तक लाया नहीं गया है। तो दिस वाज द अमेंडमेंट, छोटी सी, यू हैव टू नोट इट डाउन। अब मैं तुम्हें सीधा बोल देती कि डिबेंचर ट्रस्टी ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो ये पेनल्टी होती है जी, तो मैंने तुम्हें पहले डिबेंचर ट्रस्टी का सारा लॉजिक करवाया, फिर तुम्हें समझाया कि कहां पे 2020 ने अमेंडमेंट लाई है। ठीक है, आगे अगर कोई मेंबर डिबेंचर ट्रस्ट डीड के लिए इंस्पेक्शन मांगता है तो कंपनी को जरूरी है कि वो 7 डेज के अंदर दे। अगर कॉन्ट्रावेंशन कर दी तो पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, आगे मेन अमेंडमेंट जो आपको आई है, जिस अमेंडमेंट ने आपको थोड़ा सा डराया है कि पता नहीं कितनी बड़ी अमेंडमेंट आ गई है, वो मेन अमेंडमेंट बेटा आई है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, DRR या DRF। ठीक है, अब जब DRR या DRF की आप बात करते हो, ठीक, जब DRR या DRF की आप बात करते हो तो समझो इस चीज को, दिस इज द मेन अमेंडमेंट। ठीक, मैं इसको साथ साथ लिखवाऊंगी ताकि आपको साथ साथ रिमाइंड करा सकूं और लर्न हो जाए। ठीक, दिस इज company shall comply with the requirements with regard to debenture redemption reserve and deposit in DRF। आंसर इज, पहले तो DRF है क्या, आंसर इज पॉइंट ऑफ व्यू इज DRR है क्या, पॉइंट ऑफ व्यू इज DRF है क्या। ठीक है, तो हम करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। एक तरफ में ले आई DRR और एक तरफ में ले आई DRF। दिस इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड DRF इज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, राइट। सी, जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो कंपनी बहुत खुश होती है, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास पैसा आता है। जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होती है कंपनी मायूस हो जाती है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने अब पैसा वापस देना होता है।
तो जब तो पैसा आया था तब तो बहुत अच्छा लगता है, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब पैसा वापस देना पड़ता है तो पैसा होगा तो दोगे ना। तो दैट इज वाई सरकार ने क्या किया, सरकार ने कुछ कंडीशंस निकाली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, ये देखने के लिए कि कम से कम कंपनी उतनी वर्थ की तो हो कि जब डिबेंचर होल्डर्स के पैसे वापस करने की बारी आए तो कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स के पैसे को वापस कर सके। इसका मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कंपनी के लिए चिंताजनक टॉपिक क्या है? कंपनी के लिए चिंताजनक टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आउटफ्लो होना है। देयर विल बी अ कैश आउटफ्लो। क्योंकि कैश आउटफ्लो होना है इसीलिए कंपनी के लिए ये चिंताजनक कॉन्सेप्ट है। अब आप एक और चीज समझो, जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आउटफ्लो होना है, जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो कैश आउटफ्लो होना है, तो याद करो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, राइट? याद करो ये कैश आउटफ्लो के लॉजिक को मैं बता रही हूं। अब डिबेंचर्स होते हैं, एक हो गया कन्वर्टेबल, एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। ना गंदा लिखती हुए आप लोग मेरे को बताते ही नहीं कभी ये बात। तो एक तरफ डिबेंचर्स जो कि कन्वर्टेबल है, दूसरी तरफ डिबेंचर्स जो कि नॉन कन्वर्टेबल है। सी जो तो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, जो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है इसकी तो कंपनी को टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्यों? क्योंकि इन्होंने तो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाना है, इनके प्रति कैश तो देना नहीं पड़ना। जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं इनके प्रति कैश आउटफ्लो होता है क्योंकि इन्होंने शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होना और इनके प्रति कंपनी को टेंशन है। क्यों? क्योंकि अब पैसा वापस देने की बारी आ गई। ठीक है, तो रूल 18 कहता है दैट हर कंपनी नॉर्मली, अभी नीचे लिखेंगे कौन कौन सी नहीं, डीआरआर बनाएंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? ये एक अकाउंटिंग एंट्री होती है, दिस इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री। डीआरएफ क्या होता है? एक्चुअल में मनी इन्वॉल्व यहां पे होती है। सी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज वन ऑफ काइंड ऑफ कमिटेड रिजर्व्स। कमिटेड रिजर्व्स क्यों? क्योंकि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को सिर्फ डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए ही यूज किया जाएगा, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं। जबकि जनरल रिजर्व जो होता है उसको किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, राइट? डीआरआर एक कमिटेड रिजर्व है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिबेंचर की रिडेम्पशन के लिए ही यूज होगा, ये एक ओपन रिजर्व नहीं है। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आप क्रिएट कर रहे हो, कहां से करोगे? बेसिकली इसका मतलब क्या है? यहां पे आप एक अकाउंटिंग एंट्री घुमाते हो और यहां पे आप ब्लॉक कर देते हो अपने फ्री प्रॉफिट्स। आप अपने उतने प्रतिशत के प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर देते हो अकाउंटिंग एंट्री में। ठीक है, जब आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्रिएट करते हो यहां पे आप एक्चुअल में पैसा डालते हो। अब वो डीआरएफ क्रिएट करने के लिए मनी इन्वॉल्व है, कहां डालोगे वो पैसा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कहां डालोगे वो पैसा? आंसर इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालोगे वो पैसा, बैंक की एफडीज में डाल दोगे वो पैसा, एक्सेट्रा। ठीक है, बैंक की एफडीज में डाल दोगे वो पैसा, एक्सेट्रा। तो ये एक्चुअल में जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो डीआरएफ में इन्वॉल्व होता है, डीआरआर में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, नाउ ऊपर उन्होंने आपको एक पॉइंट दिया है, उन्होंने बोला है in respect of debenture maturing during the year ending 31st day of March of next year, 31st of March of next year। ठीक है, मान लेते हैं, करते हैं इसको भी, क्या करना है?
पहले यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो डीआरआर के लिए आपको अमेंडमेंट में परसेंटेज गिवन है दैट इज 10%, और डीआरएफ के लिए अमेंडमेंट में जो आपको परसेंटेज गिवन है दैट इज 15%। ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 की अमेंडमेंट के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, उन्होंने ऊपर लिखा है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब आप देखो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021। अगर मैं ईयर 2020 लूं और इस 2020 को लेके 2021 तक अगर मैं ले जाऊं, तो ये 2020 ईयर में सबसे पहले जनवरी आता है, राइट। यहां पे जाके मान लो हमारा 1 अप्रैल 2020 शुरू हुआ, दैट इज द शुरुआत ऑफ अकाउंटिंग ईयर, राइट। उसके बाद यहां पे मान लो आपका 31 दिसंबर आया, तो एंड ऑफ 2020 ईयर हुआ, और 31 मार्च 2021 आपका आ गया। तो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? आंसर इज आपका करंट फाइनेंशियल ईयर ये वाला चल रहा है, ठीक है। उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बोला, उन्होंने यहां पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू बोला, उन्होंने यहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू बोला है दैट जब भी डिबेंचर्स मैच्योर होंगे, सुनना ध्यान से, जब भी डिबेंचर्स मैच्योर होंगे उसका 10% आपको डीआरआर में डालना पड़ेगा बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। जब भी डीआरआर मैच्योर होंगे उसका आपको 10% डालना पड़ेगा, 10% डालना पड़ेगा किसमें? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। अब पता कैसे चलेगा कितना पैसा डालूं? मैंने इफ यू कैन सी मैंने सारे नोट्स खुद बनाए हैं और मैं उन्हीं नोट्स को यूज कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी बनाओ, बिकॉज दिस इज अ थ्योरेटिकल पेपर, इसको लिख के करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, आपने इससे पहले आपके पास आया 31 मार्च 2020, ठीक है ना, पुराना साल, पुराना फाइनेंशियल ईयर, राइट। आपने 31 मार्च 2020 तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडेड 31 मार्च 2020। यहां पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। यहां पे जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें आपको पता है कि आपके नेक्स्ट ईयर कौन से डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं। उन्होंने बोला इसको दिमाग में रखते हुए 10% ब्लॉक कर दो डीआरआर के लिए, 10% ब्लॉक कर दो डीआरआर के लिए। यू गेटिंग इट? ऊपर क्या बोला, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही डीआरआर क्रिएट कर दो, किसके लिए? जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, तो उसका बिगिनिंग क्या रहा होगा? आंसर है उसका बिगिनिंग रहा होगा 1 अप्रैल। तो उससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना उसमें से 10% आप डाल दो डीआरआर में, ठीक है जी। अब उन्होंने एक लाइन दी डीआरआर के केस में, उन्होंने बोला जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया उसके यहां पे टाइम कितना ले रही हूं, उसके विद इन 1 मंथ, अंडरस्टैंड, उसके विद इन 1 मंथ
यानी कि मेरी डेट क्या आ गई इस एग्जाम्पल के हिसाब से 30th April 2020. Within 1 month you have to create and put 15% in DRF, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड. 15% किसका? जो डिबेंचर्स मैच्योर होंगे उनका 15% यहां पे डालिए, उसका 15% यहां पे डालिए. ठीक है जी. अब प्रॉब्लम आई, हम उस दौर में चल रहे हैं जो कि पेंडेमिक का दौर है, कोरोना का दौर है, कोविड-19 की प्रॉब्लम में हमारे फंसे हुए हैं और पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे. ये जो 30th अप्रैल है, ये जो आपको डिबेंचर रिडेम्पशन फंड क्रिएट करना होता है 30 अप्रैल 2020 से पहले, कोरोना के चक्कर में इसका सर्कुलर पास किया गया था. माइट भी अगर आप लोग अपडेटेड हो तो इसका सर्कुलर पास किया गया था. पहला सर्कुलर निकाला गया 30 जून, पहला सर्कुलर निकाला और उन्होंने इस 30 अप्रैल को एक्सटेंड कर दिया था 30 जून तक. उसके बाद भी लोग बहुत बहस हुई इसके ऊपर. गवर्नमेंट ने दोबारा सर्कुलर निकाला और गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के इस 30 अप्रैल को कर दिया था 30 सितंबर. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोरोना के सिचुएशन की वजह से इस डेट को कर दिया गया है 30 सितंबर हमारे 2020 के लिए. तो द पॉइंट इज, अगर पेपर में वो तुम्हें डालते हैं नॉर्मली कि डीआरएफ में कब तक अमाउंट डाल देनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए डेट एप्लीकेबल इज 30 अप्रैल 2020 या 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट. और अगर उन्होंने कोरोना वर्ड या पेंडेमिक वर्ड पेपर में यूज किया तो तुम वहां पे डेट क्या शो करोगे? 30 सितंबर. मैं दोबारा बोल रही हूँ, दो सर्कुलर पास हुए थे, एक 30 जून को, उसके बाद दोबारा सर्कुलर पास हुआ और इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 30th ऑफ सितंबर को. तो ड्यू टू कोरोना क्या हुआ था, यहाँ पे डीआरएफ के प्रति टाइम एक्सटेंशन हुई थी. यहाँ पे डीआरएफ के प्रति टाइम एक्सटेंशन हुई थी. ठीक है. तो जो 2021 ईयर में आपके डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं, उन डिबेंचर्स का 15% आपको डीआरएफ में डालना पड़ेगा विद इन 1 month ऑफ द बिगिनिंग, यानी 1 अप्रैल 2020, विद इन 1 month ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. विद इन 1 month ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. आगे चलते हैं नेक्स्ट. फिर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक डाल दिया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसे करेंगी, लिस्टेड कंपनीज ऐसे करेंगी, अनलिस्टेड कंपनीज ऐसे करेंगी, बैंकिंग कंपनी डीआरआर बनाएंगी कि नहीं. तो उन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा थ्योरेटिकल वर्जन दिया. मैं तुम्हें यहाँ पे एक चार्ट दे रही हूँ. घर पे तुम्हारी ड्यूटी ये है कि जब तुम घर जाओगे तुमने इस चार्ट को उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट आई हुई है आईसीआई के साइट पे, वहां पे जो चैप्टर 4 की अमेंडमेंट्स गिवन है उसका थ्योरेटिकल वर्जन तुम वहां से पढ़ोगे. मैं तुम्हें उसका डायग्रामेटिकल वर्जन और टैबुलर वर्जन प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है. तो सी, यू विल मेक अ चार्ट विद मी. टाइप ऑफ कंपनी, type of company, mode of issue of debentures, mode of issue of debentures, DRR required. Just hold on, I just need first column to be little big one. So type of company, second is mode of issue of debentures, next is DRR required, next is DRR percentage, you can note it down along with me, and DRF percentage, right? You will compare it and the theoretical portion will be clear to you. And once you do it, do revert me back on my number कि आपको amendments clear थी कि नहीं. ठीक है. सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस.
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको याद हो तो बीसीके में हमने सीए फाउंडेशन में किया था, सीए फाउंडेशन में हमने किया था ऑल इंडिया फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलो, उसमें क्या आता था? उसमें एक्जिम आता है, नबार्ड आता है, सिडबी आता है एंड नॉन हाउसिंग बैंक आता है, सॉरी नेशनल हाउसिंग बैंक आता है। अब मोड ऑफ डिबेंचर्स इशू, चाहे तुम पब्लिक इशू करो अपने को फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम प्राइवेट प्लेसमेंट करो अपने को फर्क नहीं पड़ता। क्या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर बनाना रिक्वायर्ड है? आंसर इज नो। अगर डीआरआर ही नहीं बनाना तो परसेंटेज जाएगी नहीं। क्या डीआरएफ परसेंटेज बनाओगे? नहीं, नो। व्हाट अबाउट बैंकिंग कंपनीज? व्हाट अबाउट बैंकिंग कंपनीज? अब बैंकिंग कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, बैंकिंग कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है। नाउ मोड ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, चाहे तुम्हारा पब्लिक इशू है या तुम्हारा प्राइवेट प्लेसमेंट है, इट डजंट मैटर। आपने डीआरआर नहीं बनाना, ना ही परसेंटेज डीआरआर में, ना ही परसेंटेज डीआरएफ में, ठीक है। अगर आपकी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर आपकी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगेन आप पब्लिक इशू कर रहे हो या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, आपने डीआरआर नहीं बनाना, डीआरआर की परसेंटेज नहीं जाएगी, डीआरएफ की परसेंटेज नहीं जाएगी। लॉजिक लगाओ, सोचो ऐसा क्यों हुआ। सी सब में कॉमन पता है क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिंक्ड है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आप सोचो ऐसा क्या कॉमन पॉइंट होएगा कि इन लोगों ने डीआरआर भी नहीं बनाना, मतलब सरकार को इतनी श्योरिटी है कि ये लोग अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं बट कोई रिजर्व नहीं बना रहे, कोई फंड नहीं क्रिएट कर रहे, सरकार को ऐसी क्या श्योरिटी है कि इनका पैसा आएगा ही आएगा? आंसर इज इन तीनों कंपनियों का रेगुलेटरी ढूंढो कौन है? आरबीआई। जिन कंपनीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद रेगुलेट कर रहा है उनके पास मनी सर्कुलेशन भी आरबीआई के पास ही है। तो अगर आरबीआई से टेंशन हो जाए कि फंड बनाने पड़ जाएंगे, पता नहीं पैसे है कि नहीं, फिर तो मतलब कंट्री के बुरे हाल है। तो इट इज वेरी लॉजिकल कि जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद रेगुलेट करता है उनको डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स बनाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज़ चिंताजनक नहीं है कि इनके पास रिडेम्पशन के टाइम पे पैसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे नीदर क्रिएट डीआरआर, देयरफॉर दे डोंट पुट एनी परसेंटेज इन डीआरआर, दे डोंट पुट एनी परसेंटेज इन डीआरएफ, ठीक है। आगे नेक्स्ट। तो ये सब हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी अमेंडमेंट है और बड़ी डरावनी थ्योरीज की दी हुई है, उसको मैंने टैबुलर फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं लिस्टेड कंपनी की। लिस्टेड कंपनी की, कौन सी लिस्टेड कंपनी? क्या वो लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है कि वो हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी है या वो अदर लिस्टेड कंपनी? तो लिस्टेड कंपनी को दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी है या अदर लिस्टेड कंपनी है। सी आप पब्लिक इशू करो या प्राइवेट प्लेसमेंट करो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आप पब्लिक इशू करो या प्राइवेट प्लेसमेंट करो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पे पड़ता है जी? अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको डीआरआर बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप डीआरआर नहीं बना रहे इसीलिए आपके लिए डीआरआर की परसेंटेज नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है। क्योंकि आप ऑलरेडी लिस्टेड हो इसीलिए छूट नहीं हम दे रहे आपको 15% इनको भी और इनको भी, चाहे आप अदर लिस्टेड
चाहे आप लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे आप लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, डीआरआर मत बनाओ क्योंकि लिस्टेड हो, लेकिन 15% का जो ऊपर किया था कि एक महीने के अंदर फंड क्रिएट करना पड़ेगा आने वाले डिपॉजिट्स मैच्योर होने का, वो 15% का फंड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब फंड क्या, कहां डालोगे पैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ट्रस्ट की सिक्योरिटीज में, बैंकिंग एफडी करवा लोगे कि पैसा सिक्योर हो जाए कि हाँ आपके पास उतना पैसा है डिबेंचर्स को रिडीम करने के। ठीक है जी, यही ड्रावना पॉइंट था जो उन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा है। आगे बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की। आगे बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की। अब अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है? क्या अनलिस्टेड एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कि अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी है, या अदर अनलिस्टेड? अगर वो अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या अदर अनलिस्टेड कंपनी है, अंडरस्टैंड, अगर तुम अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, तुम डीआरआर भी नहीं बनाओगे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नो फंड, नो फंडिंग, नो डीआरआर। लेकिन अगर तुम अनलिस्टेड अदर कंपनी हो, यानी कि अदर कंपनीज, नॉर्मल कंपनीज, तो डीआरआर बनाना कंपल्सरी। यस, पहला पॉइंट है जहां पे डीआरआर किसके लिए है, ये अनलिस्टेड नॉर्मल कंपनीज के लिए डीआरआर बनाना कंपल्सरी है। कितना डीआरआर बनाओगे? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। जो पीएनएल बना उसमें से 10% फेंकोगे डीआरआर में, और फंड की लिमिट तो सबके लिए सेम है, दैट इज 15%। तो दिस इज द मेन अमेंडमेंट जो कि उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में लिखा हुआ है। लिसन, यहां से क्या पता चलता है, यहां से मुझे क्या पता लगा, अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे तुम लिस्टेड हो चाहे तुम अनलिस्टेड हो, डीआरआर तुमने दोनों ही केस में नहीं बनाना। लेकिन अगर तुम लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, तुम्हें 15% का फंड बनाना है। लेकिन अगर तुम अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, तुम्हें वो 15% का फंड भी नहीं बनाना, राइट? अगर तुम लिस्टेड अदर कंपनी हो, कोई भी दूसरी कंपनी, डीआरआर नहीं बनाना, बट 15% का डीआरएफ बनाना है। बट अगर तुम अदर अनलिस्टेड कंपनी हो तो डीआरआर भी बनाना है 10% का, और 15% कहां डालना है? डीआरएफ में। 15% बच्चे कहां डालना है? आंसर इज डीआरएफ में। अब वो 15% किसका लेना है उसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रही, वो आपको थ्योरी से मिल जाएगा। आपको पता है कि सिक्योर्ड करना होता है कैसे, एफडी में डालो, गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज में डालो, ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो सिक्योरिटीज है उनमें डालो, और डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड किसके लिए आप क्रिएट करते हो? ऑब्वियसली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए तो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट हो जाना होता है। किसके लिए होता है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए होता है, क्योंकि कैश आउटफ्लो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ही होना है। कई बार ये डिबेंचर्स पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं, होता है ना, कई बार डिबेंचर्स पार्टली कन्वर्टेबल है, फिर क्या करोगे? पार्टली कन्वर्टेबल में से जो कन्वर्टेबल है उनके प्रति तो डीआरआर नहीं बनाना, जो नॉन कन्वर्टेबल है पार्टली उनके प्रति आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। और डीआरआर क्रिएट कहां से होता है? डीआरआर क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व्स। ठीक है, जब डीआरआर बन जाता है, डीआरआर इन इटसेल्फ कमिटेड रिजर्व। कमिटेड रिजर्व वर्डिंग हम कब यूज करते हैं? जब उस रिजर्व को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। डीआरआर कमिटेड रिजर्व है, और वो कमिटेड रिजर्व क्यों है? क्योंकि आप उसको सिर्फ डिबेंचर की रिडेम्पशन के लिए ही यूज करोगे, और किसी पर्पस के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो दिस वाज द अमेंडमेंट इन चैप्टर नंबर 4।
ठीक है, दिस वॉज द अमेंडमेंट इन चैप्टर नंबर 4। तो ये आपका मेरे साथ 4th लेक्चर है बेटा, ये आपका मेरे साथ 4th लेक्चर है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी 5th लेक्चर में डालूंगी, उसमें अब हमने चैप्टर 4 तक कर ली है अपनी अमेंडमेंट्स। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स की अमेंडमेंट रह गई है, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 की। तो आई विल पुट 2 मोर वीडियोस, एक चैप्टर 7 के लिए और एक चैप्टर 9 के लिए, देन वी विल बी डन विद द अमेंडमेंट्स। मैंने डिटेल में करवाई है, आई वांट कि आप भी करो, बिकॉज जब भी अमेंडमेंट्स करवाई जाती है मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि वहां से टॉपिक आ जाता है। ठीक है, आई होप आई वाज क्लियर। इन केस अगर कोई डाउट है, आपको लगता है कोई सेशन में, कोई वर्डिंग में या समझ नहीं आया, यू कैन गिव मी अ कॉल। Right? If you are my old student, you have my number. If you are not my old student, I am giving you my number. You can call and you can ask for any amendment you want. Right? So thank you for watching. Thank you so much for watching. In case any problem, feel free to call me. Thank you so much.